नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता निशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। छाती ठोक कर कहा, देश के लिए जीता हूं, देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं। कांग्रेस के 60 साल में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। विपक्ष ने अदानी का नाम लेकर मोदी के खिलाफ लगाए सदन में नारे। खरगे ने कार्यवाही से भाषण के हिस्सों को हटाए जाने पर भी उठाए सवाल। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद। मेटल रियलिटी ऑटो शेयरों में बिकवाली। इंफ्रा एनर्जी एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। सेंसेक्स 142 और निफ्टी 22 अंक चढ़कर बंद। भारत में भी ट्विटर ब्लू की हुई शुरुआत। महीने भर के लिए देने होंगे 900 रुपए। यूजर्स को मिलेगा 4000 कैरेक्टर लिखने की जगह एडिट ट्वीट बटन भी मिलेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद 17,000 के पार। मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। राहत और बचाव के लिए भारत की तरफ से भेजी गई एक और खेप। बजट के दिन और बजट वाले हफ्ते में बिजनेस चैनल में यूट्यूब पर सीएनबीसी आवाज नंबर 1 अपने प्रतिद्वंदी से 169% बड़ा। बजट हफ्ते में 1 करोड़ 10 लाख दर्शक रहे आवाज के साथ। हमें नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद स्पीच में जो आज उन्होंने राज्यसभा में कहा उस पर। दरअसल विपक्ष पर धुआंधार आज उन्होंने यहां भी वार किया। उन्होंने कांग्रेस के 60 साल के शासन पर सवाल उठाए और कहा कि जब छोटे छोटे देश सफलता के शिखर को छू रहे थे तो कांग्रेस की सरकार देश के लिए गड्ढे ही गड्ढे बना रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई। उन्होंने विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जितना कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही खिलेगा। अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाते हुए मोदी ने कहा कि वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए कुछ भी करने के लिए वो निकले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है और लंबी छलांग मारने की तैयारी है। मोदी ने कहा कि देश आज देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो वही राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी करारा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे किए हैं। 2014 जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे,
समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को लेकर भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रख लेते ये लोग। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। हालांकि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जितना कीचड़ उछालेगा उतना ही कमल खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में अदानी ग्रुप के मामले को लेकर आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ आपत्तिजनक बयानों को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इससे पहले कल राहुल गांधी के कुछ बयानों को भी लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। खड़गे के बयानों को हटाने के बाद राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में कुछ भी गलत नहीं कहा। जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। खड़गे के सवाल उठाने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने साफ किया कि सदन के नियमों के तहत बयानों के कुछ अंश ही रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. इधर अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग पर लगातार अड़ी हुई है और इसी को लेकर वो विरोध प्रदर्शन जता रही है।
और अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में आज कारोबार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 142 पॉइंट चढ़कर 60,806 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 22 पॉइंट चढ़कर 17,893 पर बंद हुआ। आईटी पीएससी शेयरों में हल्की तेजी रही। मेटल रियलिटी ऑटो शेयरों में बिकवाली आज देखी गई। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सेक्टर्स का हाल बताइए, आज मार्केट में कैसा रहा, कहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज सीमित दायरे में रहा, लैकलस्टर रहा, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, हिंडाल्को करीब 2% तेजी, एचडीएफसी लाइफ लगातार मोमेंटम में 2% ऊपर और एशियन पेंट करीब 2814 रुपए के स्तरों पर जाकर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस वोलेटाइल 20% तेजी, 11% नीचे। अदानी पोर्ट हरे निशान में, फिलहाल निशान में। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और सिप्ला करीब 1.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में ट्रेंड करीब 9% की जोरदार तेजी में, पीबी फिनटेक 6% ऊपर, कमिंस 7% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एमआरएफ 4% नीचे, पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे, ग्रीनवेल नॉर्टन 3.5% नीचे और जीएसपीएल करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। पूरे अदानी समूह में आज प्रेशर था, बारिंग अदानी विल्मर, जहां पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में कोलगेट के एमडी और सीईओ प्रभा नरसिम्हन ने कहा कि प्रीमियम शहरी ग्राहकों की तरफ से मांग बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मांग अब भी कमजोर है। What we're seeing actually is very similar to what Mr. Mehta said in terms of the rural consumption not coming back as fast, and certainly amongst the rural poor, we are seeing consumption being under serious pressure, particularly in categories that are not seen as fully essential, and a choice can be made. What we are seeing at the other end of the spectrum is premium urban consumers are actually driving market demand, and premiumization continues to grow apace. So it's kind of like a two-phased market. And in terms of pack sizes and down trading, we're not seeing any significant shift as yet, more just a curtailment of consumption where money is tight and wages are not coming back to meet the inflation that's happening in their baskets. But it will come, and we are seeing a little bit of green shoots, so hopefully it will come as we go on. And obviously there is always more opportunity at the premiumization end of the spectrum as far as India is concerned. वहीं आगे महंगाई दर और इसमें कमी आएगी, इस पर सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में एचयूएल के सीईओ और एमडी संजीव मेहता ने कहा कि प्रोडक्ट सस्ते करने के लिए कमोडिटी कीमतें घटानी जरूरी हैं। आगे प्रोडक्ट कीमतों में बढ़त काफी कम होगी। The rate of inflation will go down, but if we really have to give a fillip to consumption as in volume growth, then we have to see commodity prices go down substantially, which would then result in corporations like ours passing the benefit to the consumers. Then the consumption would come back. और अब बात ट्विटर की करेंगे। ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू की सेवाएं शुरू कर दी है। भारत में ब्लू टिक लेने के लिए आपको 650 रुपए प्रति महीना आप चुकाना होगा। इस खबर पर पूरे डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, ट्विटर पर ब्लू टिक कैसे मिलेगा और इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, क्या डिटेल है इस पर आपके पास? देखिए, ट्विटर ने अपना ब्लू सब्सक्रिप्शन भारत में शुरू कर दिया है। अगर आप ट्विटर पर काफी एक्टिव है और आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, आप चाहते हैं कि आपको ब्लू टिक मिले, तो आप ट्विटर की सब्सक्रिप्शन सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए आपको 650 रुपए प्रति महीना चुकाने होंगे, लेकिन वहीं अगर आप मोबाइल पर से इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 900 रुपए प्रति महीना देने होंगे। लेकिन अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए ये फीस 566 रुपए हो जाएगी। करीबन आपको 6800 रुपए इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर मैं बाकी सब्सक्रिप्शन के साथ इसका कंपेरिजन करूँ, नेटफ्लिक्स के साथ, अमेजन के साथ, तो ये उनसे काफी महंगा है। और ट्विटर इसमें आपको क्या फैसिलिटीज दे रहा है, खासतौर पर ट्विटर आपको इसमें ट्वीट एडिट करने का बटन दे रहा है। आप 4000 कैरेक्टर तक ट्वीट कर सकते हैं, आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आपको सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये सारे विकल्प ट्विटर आपको इसके अंदर दे रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वर्थ है या नहीं है। दूसरी बात आपने ये की कि जो मौजूदा कस्टमर्स है और जिनके पास ऑलरेडी ब्लू टिक है, उनका क्या होगा। तो ट्विटर इसको लेकर के पहले क्लैरिफाई कर चुका है कि उनको भी पैसे देने पड़ेंगे
अभी आपका जो एग्जैक्टली आपको ब्लू टिक अभी नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल आगे बढ़ेगा, ट्विटर उस ब्लू टिक के लिए भी आपसे पैसे मांगेगा। अगर आप ब्लू टिक नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, और ये बात एंटरप्राइजेस पर भी लागू होगी। तो ये सारा ट्विटर ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है और धीरे धीरे इसको रोल आउट जो है इंडिया में करेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भयानक भूकंप की, जिसके बाद बड़ी तबाही मची हुई है। अब तक इस भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। इस बीच भारत सरकार ने तुर्की को किए जा रहे मदद को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत भारत का 6ठा विमान अब मदद के लिए तुर्की पहुंच गया है, जिसमें सारी सामग्री भेजी गई है। 5C-17 इंडियन एयरफोर्स के इस विमान में 250 से अधिक बचाव कर्मी, विशेष उपकरण, 135 टन से अधिक की राहत सामग्री तुर्की भेजी गई। दरअसल भूकंप के कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने और वहां घायलों को इलाज देने के लिए भारत हर मुमकिन प्रयास में जुटा है। इसी के मद्देनजर 6ठी फ्लाइट में बचाव दल, डॉग स्क्वाड्स, दवाएं, कुछ जरूरी सामान भेजे गए। तो वहीं भारत की एनडीआरएफ पहले से ही वहां पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। कल से 3 दिन तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसके लिए गुजरात में यूपी सरकार का रोड शो हुआ। यूपी के शहरी विकास मंत्री से अहमदाबाद में हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुजरात में 22 कंपनियां 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर सकती हैं। इससे यूपी में 50,000 लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ए के शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शर्मा साहब, गुजरात से कितनी अपेक्षाएं हैं? गुजरात से बहुत अपेक्षाएं हैं। गुजरात में जो उद्योग जगत है उसमें और उत्तर प्रदेश के हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, उद्योग जगत में काफ़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट करने की, एक दूसरे से जुड़ करके और भी बेहतर करने की काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी अवसर है। चाहे वो टेक्सटाइल्स का हो बिजनेस, चाहे एग्रो और फूड प्रोसेसिंग का हो, इन सारे क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन की काफ़ी स्कोप है उत्तर प्रदेश में। और गुजरात की कंपनियां MSME ये काम करना जानती हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं आशान्वित हूँ कि यहाँ की कंपनियां उन अवसरों का लाभ उठाएंगी। जो बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ से कितने MOU साइन हुए? खासकर आपने टोरेंट कहा और रिलायंस का भी जिक्र किया, तो ये कितना निवेश और किस सेक्टर में? बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, सबका नाम लेना उचित नहीं होता है कई बार, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया है। उसमें से कुछ का आपने यहाँ सुना और कुछ का जो दस्तावेज है वो समय पे हम लोग उजागर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस है। आपने यहाँ सुना कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिला है। मैं तो उससे भी ज़्यादा होगा ऐसी आशा रखता हूँ। और यूपी में कल से इन्वेस्टर समिट होने वाला है। कितना निवेश आने की उम्मीद है और यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का क्या है योगी मंत्र? नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास बातचीत देखिए आज शाम 7:57। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में गांव से लोग शहरों की ओर रुख करेंगे। ऐसे में शहरों की स्थिति को संतुलित रखने और समुचित विकास करने के लिए क्या होना चाहिए प्लान? इसी को लेकर अहमदाबाद में G20 की महत्वपूर्ण बैठक U20 हो रही है। क्या होगा इस बैठक का आउटकम, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत से खास बातचीत की। आप भी सुने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, U20 की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आउटकम क्या निकलेगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि अर्बनाइजेशन सारे देशों की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अगर देशों को आगे जाना है तो सिटीज़ को आगे जाना है। सिटीज़ की ग्रोथ के बिना देशों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जो शहर होते हैं वो अगर सस्टेनेबल होंगे,
आगे चल के उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, अच्छी पानी की फैसिलिटी होगी, अच्छी बिजली की फैसिलिटी होगी, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो देंगे लोगों को। और इसीलिए अर्बनाइजेशन में हमें बहुत सीखना है और देशों से, और देशों को हमसे बहुत कुछ सीखना है। और बहुत अच्छा है कि ये मीटिंग अहमदाबाद में हो रही है, जो बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है और यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ की जो लैंड पूलिंग सिस्टम है वो समझना ज़रूरी है लोगों को, और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बहुत चीज़ें यहाँ से सीखनी है, और हमें दूसरे देशों से भी बहुत सीखना है जहाँ पर सिटीज़ ने ड्राइव किया ग्रोथ। क्योंकि देखिए ये जो मूवमेंट है रूरल एरिया से अर्बन एरिया होगा, और इसके लिए हमें अच्छी मास्टर प्लानिंग चाहिए, हमें अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, हमें अच्छा वाटर सिस्टम चाहिए, हमें आगे चल के शहर बनाने जो कि लोगों के लिए हों, कारों के लिए नहीं बनाने हैं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड सिस्टम बनाने ज़रूरी है। और हमें अब ये आया है कि डेंस सिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, एग्लोमरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये सब एक दूसरे से सीखना बहुत आवश्यक है। सर, ये जो मीटिंग का रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट होगा और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इनका कब शुरू होता है? नहीं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आती हैं शेरपा ट्रैक में, और वहाँ से जो अच्छे रिकमेंडेशन होते हैं वो जाते हैं लीडर्स के साथ। तो हमने यही कहा है कि ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इनके रिकमेंडेशंस अच्छे बनने चाहिए और अच्छे बन के डिस्कस होने चाहिए और उनको आना चाहिए, जिसको हम आगे ले चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का विचार यही है कि जो अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस आए उनको हम लीडर्स तक ले जाएंगे। और अब बात आपके फेवरेट बिजनेस चैनल आवाज की, जिसे यूट्यूब और बजट वीक में बिजनेस चैनल में सबसे ज्यादा देखा गया। सबसे पहले तो आप दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के भरोसे और प्यार का नतीजा है कि बजट वाले दिन, बजट हफ्ते में सीएनबीसी आवाज यूट्यूब व्यूज में भी नंबर 1 रहा। हिंदी बिजनेस चैनल में सीएनबीसी आवाज को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया। इसको पूरी तरीके से समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, और अब जरा बताइए ये शानदार आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक कि बजट दिन का सवाल है, बजट हफ्ते का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीएनबीसी आवाज़ को व्यूअर्स का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला है। अगर हम बजट दिन की बात करें तो लगभग यूट्यूब पे 19 लाख व्यूज़ हमको आए हैं, और सोशल मीडिया की बात करें तो पूरे बजट हफ्ते में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्यूज़ जनरेट किए हैं। इनफैक्ट अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें, जो नज़दीकी कॉम्पिटिटर हैं, उनसे लगभग 169% ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप रही है बजट के हफ्ते में। और अगर आप डेटा देखें तो लगभग 1.1 करोड़ व्यूज़ हमको यूट्यूब पे आए हैं बजट वीक के दौरान। तो क्लियरली एक बड़ा थम्स अप, एक बड़ा एंडोर्समेंट हमको व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है, और इसीलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारी टीम को, जिसके बदौलत ये आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो 1 करोड़ व्यूज़ प्लस का बजट हफ्ते में हमको मिला है, वो उनके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। और अगर हम बात करें बजट दिन की, तो जो निवेशक है वो तो देखते ही हैं सीएनबीसी आवाज़, लेकिन जो आम आदमी है, जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने भी आवाज़ के जो चैनल का पूरा फ़ायदा उठाया। और चाहे वो एफएम साहिबा का बजट स्पीच हो, चाहे उसके बाद का एनालिसिस हो, हमारे टेक पंचायत का रोल हो, बजट के पिक्स का सवाल हो, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे बजट वाले दिन। और ये जो एंडोर्समेंट है और ये जो नंबर 1 आंकड़ा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए फिर से एक बार मैं अपने व्यूअर्स का और दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए और आंकड़ों के लिए आपका यतिन। तो इसी तरीके से हम पे अपना भरोसा बनाए रखिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।